Hello guys, hope you are fine. So welcome to your channel Pharmacare. Today we are going to study with the topic of renal pharmacology. My name is Anil Sharma. Hope you like this video. Please do share this video to all your friends. For any query or any question, do comment below in the comment box. If anyone yet not subscribe your channel Pharmacare, please do subscribe the channel and press the bell icon for the upcoming video related to the pharmacy. So here I begin. सबसे पहले हम रीनल फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले नेफ्रॉन पढ़ते हैं। नेफ्रॉन एक स्मॉल यूनिट होती है जो कि हर एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। 1 मिलियन नेफ्रॉन हर एक ईच किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायग्रामेटिक वे से हम इस नेफ्रॉन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है ये रेड कलर का जो होता है ये होता है रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स प्रेजेंट होते हैं लूप ऑफ हेनले पे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो नेटवर्क ऑफ रीनल आर्टरीज हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बूमेंस कैप्सूल। एंड देन ये जो नर्व, ये वाली जो टिब्यूल होती है इसको बोलते हैं पीसीटी, जिसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एंड नेक्स्ट आती है आपका लूप ऑफ हेनले। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग, जो नीचे जा रही है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद नेक्स्ट टिब्यूल जो आती है आपकी डीसीटी, जिसका नाम है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद नेक्स्ट टिब्यूल आते हैं जो कि कंडक्टिंग डक्ट होती है जिसके थ्रू यूरिन पास आउट हो जाता है। अब इसमें जो हर एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो किडनी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। मेडुला के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर मेडुला, एक होता है इनर मेडुला। इधर कुछ जो आयंस होते हैं जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, या फिर अमोनिया, यूरिया वगैरह, जो भी आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो सिक्रीट होंगे। अब इधर दो एरोज होंगी, एक जिगजैग होगा जिसका मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और अगर स्ट्रेट लाइन दिखा रही है तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इधर नीचे लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिक्रीशन जो होती है वो होती है पीसीटी के अंदर। फिल्ट्रेशन जो होती है वो 80% इधर हो जाती है आयंस की। अगर किसी भी मतलब जो ग्लूकोज होता है वो तो 100% फिल्टर आउट हो जाता है, मतलब कि वो पास आउट नहीं होता ग्लूकोज। अगर कोई भी पेशेंट आपका डायबिटिक है तो उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज उसके 1% भी है तो मतलब कि उसकी किडनी में कोई डिफेक्ट आ गया है, मतलब पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। गोइंग टू स्टडी विद द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट होता है कि किडनी इज अ मेनली अ रेगुलेटरी ऑर्गन। रेगुलेटरी ऑर्गन होता है, ये रेगुलेशन करता है आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी फंक्शन। इट हैज ऑल्सो एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यूरिन का एक्सक्रीशन करवाता है, आयंस का एक्सक्रीशन करवाता है। थर्ड पॉइंट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो जो बेसिक यूनिट होती है किडनी की वो नेफ्रॉन होती है, जिसके थ्रू आपका एक्सक्रीशन होता है। और हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं आपके। हर एक ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। फंक्शन क्या होता है किडनी का? सबसे पहला फंक्शन होता है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी क्या मतलब होता है? वो रेगुलेशन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन करेगा, एसिड बेस फ्लूइड्स का रेगुलेशन करेगा। सेकंड, इसमें बोल रहा है एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीशन करवाएगा, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अमोनिया, मतलब नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो भी होगा वो आपका एक्सक्रीट आउट करवाएगा। थर्ड इज हार्मोनल बैलेंस रखेगा, जो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी होगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन या प्रोडक्शन ऑफ रेनिनिन या अर्थ्रोपोइटिन जो होंगे, हार्मोन्स होंगे, वो उनको बैलेंस करेगा। किडनी का वो काम होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक। मेन जो क्लासिफिकेशन होती है विच इज अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन ऑफ नेफ्रॉन।
जहाँ पे किस साइट ऑफ नेफ्रॉन पे डायूरेटिक, कोई भी डायूरेटिक हो उस वो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हम करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे इज ड्रग एक्टिंग ऑन पीसीटी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो साइट नंबर 1 होती है उस पे कौन कौन से ड्रग्स एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले जो इस साइट पे एक्ट करता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसके अंदर जो ड्रग आता है वो उसका नाम होता है एसिटाजोलामाइड। उसमें और भी एग्जांपल होता है ब्रिंजोलामाइड। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग एक्टिंग एट अ थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच इज अ साइट नंबर 2। ठीक है, ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जो काम करेंगे उस वो होता है साइट नंबर 2। उसमें आपके आते हैं लूप डायरेटिक्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जिसका नाम एग्जांपल जिसमें आते हैं आपके फ्यूरिसामाइड और ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सिमाइड। थर्ड नंबर होता है ड्रग्स एक्टिंग एट अ अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल, जो मतलब स्टार्टिंग में जो डिस्टिल ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे जो एक्ट करेगी वो साइट बोल रहा है नंबर 3, जिसमें एग्जांपल आपके आते हैं थायाजाइड्स जो होते हैं वो साइट नंबर 3 पे एक्ट करते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड। सेकंड इसमें जो एक्ट करता है साइट नंबर 3 पे वो थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है आपका क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड एंड मिटालोजोन। फोर्थ नंबर होता है ड्रग एक्टिंग एट अ लेट डिस्टिल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। साइट नंबर 4 पे मतलब कि यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्ट करेगा, ये साइट नंबर 4 होगी, जिसमें एग्जांपल आते हैं आपको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होते हैं उसमें एग्जांपल आता है स्पाइरोनोलेक्टोन या एपिलिरिनोन। उसके बाद इसमें एक और एग्जांपल होता है डायरेक्ट एक्टिंग इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल्स। इसमें एग्जांपल आते हैं एमिलरॉइड एंड ट्राइएमिट्रीन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ड्रग एक्टिंग ऑन एंटायर नेफ्रॉन। पूरे नेफ्रॉन पे जो एक्ट करते हैं मेनली साइट ऑफ एक्शन इज आपका लूप ऑफ हेनले होता है, जिसमें एग्जांपल सबसे मोस्ट सिंपल होता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स आते हैं। इसमें एग्जांपल होते हैं मैनिटॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है, आइसोसॉर्बाइड होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को थोड़ा क्लासिफाई कर देते हैं। इसमें सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ये वाला एरिया जो होता है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ये होता है ट्यूबुलर सेल्स एंड दिस इज द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन या फिर इंटरस्टिशियम ब्लड, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करते हैं। ये आपका कार्बोनिक एसिड है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट विल ब्रेक डाउन इनटू द CO2 और वाटर और CO2 में ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से अब जो CO2 और वाटर है वो ट्यूबुलर सेल के अंदर आएगा, जिसमें विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिक एसिड विच फर्दर ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड आपका बनेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो टूट जाएगा H पॉजिटिव एंड कार्बोनिक आयन के अंदर। अब ये H पॉजिटिव क्या होगा, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होएगा। H पॉजिटिव ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा तो आयन की H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम आयन सेल के अंदर जाएगा। अब सोडियम आयन सेल के अंदर जाएगा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ATPase सोडियम विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियम ब्लड एंड कार्बोनिक आयन जो होगा वो भी आपका बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएगा, और ये सोडियम आयन एंड कार्बोनिक आयन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिन, और सोडियम आयन और जो पोटेशियम कार्बोनिक आयन है वो यूरिन में पास आउट हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन आपका बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के अंदर आया था वो कार्बोनिक आयन के साथ आपका कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होएगा, और फर्दर ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी।
अब इसमें एक बात ध्यान रखने की बात यह है, अब ये साइकिल हमें रोकनी है। हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इनिबिटर्स होते हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के पास काम करेंगे। मैंने ये क्रॉस लगा रखा है, इसमें क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम ब्लॉक कर देंगे या इनिबिट कर देंगे तो ये साइकिल रुक जाएगी। और यही हमें चाहिए, यही होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स, जिसमें एसिटाजोलामाइड होता है जो कि पीसीटी पे काम करता है। अब एक और पॉइंट होता है इसमें, डीसीटी में जो होता है सोडियम और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयन है वो उसका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, और नेट लॉस जो सोडियम का और पोटेशियम का और कार्बोनिक आयन का यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है हमारा वो एल्कलाइन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स का यूज। सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि एसिटाजोलामाइड इज नॉट यूज एज अ डायूरेटिक बिकॉज ऑफ लो एफिकेसी। जो एसिटाजोलामाइड होता है वो डायूरेटिक की तरह यूज नहीं होता, क्योंकि लो एफिकेसी होती है, इसकी वजह से एसिटाजोलामाइड को हम यूज नहीं करते एज अ डायूरेटिक। सबसे पहले इसमें यूज होता है ग्लाइकोमा। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर डिक्रीजेस द आईओपी बाय रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं वो आईओपी को डिक्रीज कर देते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोमा ठीक हो जाता है। सेकंड इसमें वो बोलता है कि टू एल्कनाइज द यूरिन इन एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग। एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग के अंदर हम यूरिन को एल्कनाइज करने में हमारा मदद करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स। थर्ड इसमें यूज होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस में ये हेल्प करता है। यूज बोथ सिम्पैथोमेटिक रिलीफ एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं वो दोनों सिम्पैथोमेटिक रिलीफ, जो सिम्टम्स हमारे एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर आते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर आपके सिम्टम्स होते हैं, नोजिया होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगा, उन सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स यूज करा जाता है। और सेकंड प्रोफाइलेक्सिस, जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं वो पता करने के लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर हमारे यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसमें मिसलेनियस होता है, जिसके अंदर हम एपिलेप्सी में यूज कर सकते हैं, जो दौरे होते हैं या मिर्गी बोलते हैं, या फैमिलियन पीरियोडिक पैरालिसिस होती है, या हिस्ट्री में कोई फैमिली के अंदर पैरालिसिस आ रहा है उसमें उसको ठीक करने के लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर यूज करे जाते हैं। Next we are going to study with the adverse effect of carbonic anhydrase inhibitors। adverse effect क्या होते हैं, इसका adverse effect होता है हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी में रिएक्शंस में आते हैं स्किन रैशेस हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, या नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस आइटिस वर्ड जहां पे भी लग जाएगा वो इन्फेक्शन होता है, मतलब नेफ्रॉन के अंदर आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो गया इन दी नेफ्रॉन। सेकंड इसका आता है ड्राउजीनेस, आलसपन आ जाएगा, लेजीनेस आ जाएगी। उसके बाद आता है पेरिस्थीशिया। पेरिस्थीशिया होने लग जाएगा, मतलब जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उस पर प्रेशर लगेगा, या फिर पिंचिंग, ऐसा लगेगा कि कोई पिन आपके लगा रहा है। फोर्थ इज अ हाइपोकोलेमिया। हाइपोकोलेमिया होता है कि जो पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाएगा। फिफ्थ इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो एसिड बनना बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इज हेडेक। नेक्स्ट इज रीनल स्टोन होने लग जाएगा, इसका एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर की कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या होती है। सबसे पहले होता है लिवर डिजीज। लिवर डिजीज में अगर आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, कोई भी पेशेंट हो अगर उसके अंदर लिवर डिजीज है तो उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं दिया जाता है। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि हिपैटिक कोमा में प्रेसिपिटेट इन द पेशेंट विद अ क्रियोसिस ड्यू टू द डिक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनिया इन द एल्कलाइन यूरिन। अब ये बोल रहा है कि अगर अमोनिया की एक्सक्रीशन अगर कम हो गई
एल्कलीन यूरिन के अंदर अगर एक्सक्रीशन अमोनिया की कम हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रियोसिस होगा, और इसकी क्रियोसिस की वजह से आपका हिपैटिक कोमा हो जाएगा पेशेंट के अंदर। अगर हिपैटिक कोमा हुआ है मतलब लिवर डिजीज हुई, हिपैटिक वर्ड लिवर के लिए यूज होता है, अगर हिपैटिक कोमा हुआ तो उसके अंदर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज कॉप्ड। कॉप्ड होता है सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज के अंदर भी हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स नहीं देते। दिस विल वर्सनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन द पेशेंट विद सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे दिया तो उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड बनना और ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से बॉडी को अफेक्ट होगा। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। उसमें क्या होता है, बेसिक फंडा जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में होता है, जब हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। ग्लूकोज फिल्ट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है। ये होता है बेसिक फंडा। अब होता कैसे है, जब हम बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक डायूरेटिक देंगे तो जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। वो बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ रीनल फ्लूइड्स वो भी बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर या फिर किडनी के थ्रू वाटर रीअब्जॉर्प्शन वो कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस होने लग जाएगी। सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडी विद द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होते हैं वो उनका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि जो administered IV neither metabolize in the body nor reabsorbed from the renal tubules। मतलब जब हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को एडमिनिस्टर, पहली बात तो हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को IV के थ्रू देते हैं, IV के थ्रू देते हैं, बट ये ना तो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता ना ये रीअब्जॉर्ब होता। ये एज इट इज, जैसे तुम IV के थ्रू दोगे एज इट इज तुम्हारा यूरिन से पास आउट हो जाएगा ये। सेकेंड पॉइंट इज फार्माकोडायनेमिकली इट इज इनर्ट। इनर्ट होता है ये एंड फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन का फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द रीनल आर्टरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस, उससे ये फ्रीली पास फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द यूजेस ऑफ द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। यूजेस क्या है, फर्स्ट इसमें यूज होता है मैनिटॉल। मैनिटॉल इज यूज टू रिड्यूस द एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल टेंशन इन द हेड इंजरी और ट्यूमर। जब हम हेड इंजरी या फिर ट्यूमर की सर्जरी वगैरह करते हैं उसके अंदर हम मैनिटॉल IV के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है हेड के अंदर वो कम हो जाता है। सेकेंड, मैनिटॉल हम 20% एंड IV एंड ग्लिसरॉल 50% ओरली इज यूज्ड टू रिड्यूस द IOP इन द एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा। जो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा का जो IOP बढ़ता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटॉल 20% देते हैं IV एंड ग्लिसरॉल इज गिवन एज अ ओरल 50%। Next use is mannitol. Mannitol is used to maintain the osmolality of the ECF after dialysis. Dialysis के बाद जो ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैलिटी होती है उसको मेंटेन करने के हम लिए मैनिटॉल इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें बोलता है टू मच क्वांटिटी ऑफ IV मैनिटॉल कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ ECF वॉल्यूम लेट्स टू द पल्मोनरी एडिमा। अगर तुमने जो स्पीड ऑफ IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनिटॉल, अगर तुमने IV एडमिनिस्टर जब कर रहे हो तुम मैनिटॉल का, अगर उसकी स्पीड बढ़ाई या ज्यादा क्वांटिटी में IV मैनिटॉल दिया तो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी एडिमा है वो कॉज होएगा। ये एडवर्स इफेक्ट होता है पहला। सेकंड इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हेडेक, ये कॉज कर सकता है। थर्ड ये करता है नोजिया। फोर्थ इज वॉमिटिंग।
नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल कैन कॉज दी हाइपरग्लाइसीमिया, जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज कर देगा, हाइपर। Next topic we are going to study with the contradiction of the osmotic diuretics का contradiction पढ़ते हैं कि किस किस में contradict होता है, किस किस में नहीं लिया जाता osmotic diuretics। सबसे पहले mannitol is contradicted in the CCF congestive cardiac failure and the pulmonary edema because it expand the ECF volume। जो मैनिटॉल होता है अगर तुमने कंजस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर दिया या पल्मरी एडिमा के अंदर दिया तो उसमें क्या होता है, जो ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पल्मरी जो एडिमा है वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा और कार्डिक फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सेकेंड इज इन क्रॉनिक एडिमा, एडिमा के अंदर तो बिल्कुल देना ही नहीं है। सेकेंड थर्ड इज रीनल डिजीज, रीनल डिजीज के अंदर भी इनको नहीं दिया जाता। फोर्थ वन इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जब ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स है वो डेड हो रहे हों तो उसमें भी नहीं। थर्ड क्लास हमारी आती है लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक्स का हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होता है कि जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं इसमें, जो सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं, लूप डायरेटिक्स इनको क्या करता है, इनको इनिबिट कर देता है। अब इनका टोटल मैकेनिज्म ये होता है कि जो को ट्रांसपोर्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, ये ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम द ल्यूमन टू द थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब सोडियम क्या करेगा, जो सोडियम आएगा इधर वो एक्सचेंज होएगा पोटेशियम ऑफ इंटरस्टिशियम ब्लड के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एटीपी के थ्रू ये पोटेशियम एक्सचेंज होएगा। अब इधर से जो पोटेशियम आएगा वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये पोटेशियम जो होगा ये बाहर निकल जाएगा, जो कि पोटेंशिएट करेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम को कि तुम इंटरस्टिशियम ब्लड के अंदर जाओ। अब इंटरस्टिशियम ब्लड के अंदर जो मैग्नीशियम है और जो कैल्शियम लेवल है वो दोनों बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हाइपोमैग्नीजिया हाइपोकैल्शीमिया हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम और कैल्शियम यूरिन के अंदर पास आउट हो रहा है। अब जो पोटेशियम आया था इधर से इंटरस्टिशियम ब्लड के थ्रू अंदर आया था लिम्फ में, वो विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज होएगा क्लोरीन के साथ। एक्सचेंज नहीं, सिंपोर्ट होगा, क्योंकि आयन बैलेंस करने हैं। अब पोटेशियम लेवल भी हमारे इंटरस्टिशियम ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, पोटेशियम लेवल भी कम हो जाएगा, सोडियम लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में यूरिन में पास आउट हो रहे हैं। तो इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल एंड कैल्शियम लेवल सारे के सारे कम हो जाएंगे, मतलब हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरमैग्नीसिया, हाइपरकैल्शीमिया। We are going to study with the pharmacokinetic of the loop diuretic। loop diuretic के pharmacokinetic सबसे पहले होता है कि rapidly absorb through GIT, जो gastrointestinal tract होता है उससे जल्दी से जल्दी ये absorb होता है, बहुत जल्दी होता है। सेकेंड इज फ्यूरसामाइड एंड ब्यूमेटानाइड इज गिवन ओरली एंड IV एंड IM रूट्स। जो फ्यूरसामाइड होता है और ब्यूमेटानाइड होता है वो ओरली भी दी जा सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी और इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं। थर्ड इज टॉर्सिमाइड इज गिवन ओरली एंड IM। जो टॉर्सिमाइड होता है वो ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट वन इज फ्यूरसामाइड हैज रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो फ्यूरसामाइड होता है उसका एक्शन बहुत ज्यादा जल्दी होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक्स। यूजेस में सबसे पहले इसका किडनी पे यूज होता है, यूजफुल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ रीनल एंड कार्डिक एडिमा। जो शुरुआत, मतलब जब एडिमा रीनल या कार्डिक एडिमा स्टार्टिंग स्टेजेस में अगर हुआ ही है अभी पेशेंट के अंदर, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं लूप डायरेटिक्स। सेकेंड यूज है यूज इन द हेपेटिक एडिमा। विग्रस डायरेटिक शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द हेपेटिक कोमा। हम हेपेटिक एडिमा में यूज कर सकते हैं, बट जो विग्रस डायरेटिक्स होते हैं उनको हम अवॉइड करेंगे हम हेपेटिक एडिमा में, क्योंकि उसके अंदर जो कंडीशन है एडिमा की वो और ज्यादा वर्सन हो जाएगी, जिसकी वजह से हेपेटिक कोमा भी हो सकता है। थर्ड यूज इसका होता है एक्यूट पल्मरी एडिमा में यूज होता है। फोर्थ यूज इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में डायरेटिक्स
यूज करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट इसका होता है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस का मतलब हाइपोकोलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीजिया। इसमें क्योंकि जो कैल्शियम का लेवल, सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल और मैग्नीशियम का लेवल सारा कम हो जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होती है। सेकेंड इसमें होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में होता है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिकीमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। इसमें ग्लूकोज का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल और लिपिड का लेवल वो सारे बढ़ जाते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी कॉज करता है आपका लूप डायरेटिक्स। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इज ऑटोटॉक्सिसिटी। इसमें पेशेंट अगर ज्यादा लूप डायरेटिक्स यूज करा तो उसमें क्या होता है, डेफनेस भी हो सकती है, जो ईयर है वो खराब हो सकता है। फोर्थ इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, स्किन रैशेज हो सकते हैं, या फोटो सेंसिटिविटी लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकती हैं इसमें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज थायराइड एंड थायराइड लाइक डायरेटिक। थायराइड और थायराइड लाइक डायरेटिक्स जो होते हैं वो साइट नंबर 4 पे काम करते हैं, मतलब कि जो लेट डीसीटी होता है उस पे काम करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, जो ल्यूमन में से जो सोडियम और क्लोरीन होते हैं वो सिंपोर्टली आपका ट्रांसफर होते हैं डीसीटी के अंदर। अब जो सोडियम और क्लोरीन जो होता है वो डीसीटी के अंदर आ गए हैं। जो सोडियम डीसीटी के अंदर आया है वो एक्सचेंज होगा विद दी हेल्प विद दी पोटेशियम थ्रू दी एटीपीएज। एटीपीएज के थ्रू अपना एक्सचेंज होएगा पोटेशियम के साथ। अब जो सोडियम है वो तो इंक्रीज हो गया आपका इंटरस्टिशियम के अंदर, और पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया डीसीटी के अंदर। अब नेक्स्ट पीटीएच का काम होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है कि वो स्टिमुलेट करता है कैल्शियम आयन को कि वो अंदर आए। अंदर आने के बाद कैल्शियम का दो काम होते हैं, एक तो वो एक्सचेंज होता है विद दी सोडियम लेवल, और दूसरा काम होता है एक कि वो H पॉजिटिव आयन की साथ एक्सचेंज होएगा। मतलब कि जो डीसीटी के अंदर है वो उसके अंदर सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, H पॉजिटिव आयन लेवल वो सारे इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब कि जो हाइपोनेट्रीमिया बॉडी के अंदर होएगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब ज्यादा पास आउट हो रहा है यूरिन के अंदर, तो हाइपोकोलेमिया भी हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द यूजेस ऑफ द थायराइड एंड थायराइड लाइक डायरेटिक्स। सबसे पहले इसका यूज होता है हाइपरटेंशन में यूज होता है। सेकंड एडिमा में यूज होता है। थायराइड एंड लूप डायरेटिक बोथ आर इफेक्टिव इन हेपेटिक एडिमा। जो थायराइड होते हैं और लूप डायरेटिक अगर उनको कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो हेपेटिक एडिमा में यो यूज करे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में यूज करा जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस में होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर री एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है डायबिटिक इंसिपिडस का जो पेशेंट होता है उसको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स वो होते हैं जो पोटेशियम आयंस का जो होता है वो एक्सक्रीशन करवाएंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो बाहर से आकर वो एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। वो सेल के अंदर एंटर करेगा। सेल के अंदर एंटर करने के बाद वो एमआर से अटैच होएगा, बाइंड करेगा। एमआर क्या है, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स रिसेप्टर्स। मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, जो कि फर्दर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जाएगा। उसके बाद जो एमआरएनए बनेगा वो फर्दर आपका एआईपीज बनाएंगे, मतलब एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस प्रोटीन्स बनाएंगे। इसका नेट रिजल्ट एआईपीज का बनने का नेट रिजल्ट ये होता है कि जो सोडियम होता है वो तो हमारी बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएगा, बट जो पोटेशियम होता है वो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे।
Next, we are going to study with the pharmacokinetics of the potassium sparing diuretics. सबसे पहले पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है कि एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड गेट पार्शली एब्जॉर्ब्ड हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं वो ओरली दिए जाते हैं बाय द माउथ एंड जो पार्शियली एब्जॉर्ब होते हैं ये, और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उनसे बहुत ज़्यादा हाईली बाउंडिंग कैपेसिटी होती है इनकी. सेकेंड पॉइंट इसका होता है कि मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर के अंदर ये मेटाबोलाइज हो जाता है और एक्टिव मेटाबोलाइज ये बनाते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडवर्स इफेक्ट है हाइपर कैलेमिया, मतलब पोटेशियम लेवल बढ़ा देगा. Next topic we are going to study with the uses of the potassium sparing diuretics. Potassium sparing diuretics का use mainly तीन आते हैं. सबसे पहला use होता है in the edema condition associated with the CCF and hepatic cirrhosis. जब edema congestive cardiac failure और hepatic cirrhosis के साथ अगर edema condition हो रही होगी तो उसके अंदर potassium sparing diuretics काम करते हैं. Second use इसमें आता है CCF congestive cardiac failure में भी ये use होता है. Use in the moderate to the severe heart failure because it blocks the effect of the aldosterone. जो मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर किसी भी पेशेंट के अंदर होगा तो उसमें क्या होता है, जब हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स लेते हैं तो उसके अंदर एल्डोस्टेरॉन का जो इफेक्ट है वो उसको ब्लॉक करके सीवियर टू मॉडरेट हार्ट फेलियर में पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स काम आ जाते हैं. थर्ड एंड लास्ट यूज इज यूज्ड विद थायाजाइड्स एंड लूप डायरेटिक्स. Serum potassium level is maintained and anti-hypertensive efficiency is enhanced. इसमें क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स थायाजाइड और लूप डायरेटिक्स के साथ यूज करा जाता है. इसमें क्या मदद करता है ये कि जो पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी के अंदर जो कम हो रखा होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और एंटी हाइपरटेंसिव एफिशिएंसी जो होता है उसको बढ़ा देता है. Hope you like this video. Please do share this video. For any query or question, comment below this video. If anyone yet not subscribe my channel Pharmacare, please do subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming video related to the pharmacy. Thank you so much for supporting this channel.